हाँ, तो मैं बता रही थी कि इसमें जो जो चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं आपको, स्पर्श में भाग 2 उसमें 3 चैप्टर्स आपके हटा दिए गए हैं सीबीएसई की तरफ से। वो है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। कल तुम लोग लिख लिए थे? कल सभी बच्चे लिखे थे? हाँ, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र और गिरगिट, ये 3 चैप्टर्स जो हैं जो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आज मैं प्रारंभ कर रही हूँ बड़े भाई साहब। सभी बच्चे किताबें खरीद लें, स्पर्श, संचयन और दर्शिका। क्योंकि दर्शिका बहुत आवश्यक है, ग्रामर का उसमें पूरा दिया हुआ है, उसी में से मैं रिवीजन कराऊंगी। ठीक है, व्याकरण का उसमें सारा कवर करता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग दर्शिका खरीद लेंगे। ठीक है, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। किसी स्टूडेंट का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। चलिए, आज आप लोग शब्दार्थ लिखिए। सारे बच्चे कॉपी निकालें, CW वाली कॉपी जो मैंने कहा था बनाने के लिए, कहा था ना। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को जरा बता दूं, ये बड़े भाई साहब, क्या इसको पढ़े हैं आप लोग कभी, इस चैप्टर को? बताइए, कौन पढ़ा है? अपना नाम बताओ। अच्छा, ये चैप्टर पढ़ी हो बड़े भाई साहब? हाँ, इसमें क्या मुख्य रूप से क्या इसमें मुख्य संदेश क्या है इस पाठ का? मुख्य सारांश क्या है? हाँ 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 हाँ। यानी इस पाठ का जो शीर्षक है बड़े भाई साहब, इस पाठ में 2 भाइयों की कहानी है कि बड़ा भाई अपने छोटे भाई से उम्र में 5 साल बड़ा है, छोटे की उम्र है 9 साल और बड़ा जो है वो 14 साल का है। दोनों भाइयों में अंतर है। और बड़ा भाई जो है, जैसा कि शीर्षक है, इसमें मुख्य रूप से विशेषता बताई गई है बड़े भाई साहब की कि बड़े भाई जो हैं वो कितनी मेहनत करते रहते हैं, दिन रात किताबें लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, फेल कर जाते हैं। एक ही कक्षा में 2 साल 3 साल उनको रुकना पड़ता है। और छोटा भाई जो है वो हर साल पास ही नहीं करता, बल्कि बड़े अच्छे नंबरों से पास करता है, अव्वल आता है कक्षा में। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को किताबी कीड़ा नहीं होना चाहिए। किताबी कीड़ा का तात्पर्य है कि दिन रात किताबें लेकर बैठना, इससे यह साबित नहीं होता है कि आप बहुत पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। कहने का तात्पर्य है कि मेहनत तो करनी चाहिए, लेकिन रट्टू तोता नहीं होना चाहिए। और इसमें इस पाठ में बहुत सारी शिक्षा पद्धति में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, जिसका इसमें वर्णन किया गया है कि शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए, रटंत विद्या नहीं होनी चाहिए। रटंत विद्या में क्या होता है कि अगर कोई विद्यार्थी एक शब्द भूल जाता है तो फिर वो बाकी जो भी उसने याद किया वो पूरे उत्तर को भूल सकता है या भूल जाता है। तो इस पद्धति में बड़े भाई साहब पाठ में शिक्षा पद्धति पर भी लेखक इसके कौन है? प्रेमचंद। हाँ, प्रेमचंद ने शिक्षा पद्धति पर भी इसमें रोशनी डाली है कि हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए। हाँ, तो इस पर इन्होंने, तो पूरी कहानी इस पाठ में है कि 2 भाइयों की कहानी है, एक बड़ा है एक छोटा है, उम्र का अंतर है उन लोगों में 5 साल का, लेकिन किस तरह से बड़ा भाई जो है अपने छोटे भाई को समझाता है। उसको लगता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मैं कक्षा में फेल कर जाता हूँ, और मेरा छोटा भाई दिन भर खेलते रहता है, दिन भर पतंगबाजी करते रहता है, पतंग उड़ाता है, दोस्तों के साथ मस्ती करता है, और किस तरह से पास हो जाता है। तो बड़े होने के नाते बड़प्पन दिखाते हुए बड़े भाई जो है वह छोटे भाई को समझाते हैं, लेकिन छोटा भाई तुरंत एक बहुत आदर्श टाइम टेबल बना लेता है, लेकिन कभी भी उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करता, कभी उसी के अनुसार पढ़ाई नहीं करता है।
लेकिन फिर भी कक्षा में अव्वल आ जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, दोनों के चरित्र का वर्णन किया गया है। उसके बाद लेखक के स्कूल में एक हेडमास्टर साहब हैं, उनकी माँ किस तरह से कम पैसे में घर खर्च चला लेती हैं, और फिर लेखक के माता पिता भी 9 सदस्यों का परिवार था, तो किस तरह से पिता इतनी कम पैसे में अपने घर का पूरे सदस्यों का भरण पोषण करते हैं। लेकिन इन दोनों भाइयों को पैसा जो देते थे उनके माता पिता, वो 15 तारीख आते आते महीने में खत्म हो जाती थी। तो इसमें एक किस तरह से आप सुचारू तरीके से घर को चलाने के लिए, यानी घर परिवार को चलाने के लिए यदि मनुष्य के पास अक्ल रहे, बुद्धि रहे, और जो कहा जाता है मैनेजमेंट, यानी किस तरह से, किस पद्धति, किस सहारे, किस तरीके से हम अपने घर को कम खर्च में ही चला लेंगे बड़े अच्छे से, किसी तरह की कोई कमी ना हो, इस पर भी इसमें रोशनी डाली हुई है इस पाठ में। तो बच्चों, मैं सबसे पहले शब्दार्थ लिखवाती हूँ, क्योंकि प्रेमचंद जो लेखक हैं उनकी कहानियों में अधिकतर उर्दू के शब्द दिखाई पड़ते हैं। उर्दू के शब्दों का बहुत बहुलता से प्रयोग करते हैं, और उनका अर्थ आप लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर अर्थ की जानकारी होगी तभी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज का डेट आप लोग दीजिए अपनी कॉपी में। आज 6/4/2021 मंगलवार, ठीक है। डेट लिखिए, सब लोग लिख लिए? हाँ, पाठ का नाम लिखिए बड़े भाई साहब। जैसा मैंने बताया था आप लोगों को, पाठ 1 बड़े भाई साहब, और उसके नीचे लिखिए लेखक, लेखक लिखकर डैश प्रेमचंद। आज का डेट देंगे, पाठ का नाम, लेखक का नाम, ठीक है। उसके बाद हेडिंग दीजिए शब्दार्थ। अब ये मैं शब्दार्थ आप लोगों को लिखा रही हूँ। जिनके पास किताब नहीं है वो ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे। जिनके पास किताब है वो किताब से भी देख लें, लेकिन शब्दार्थ को सबको लिखना है। कॉपी में लिख लो सब लोग। जब किताबें सबके पास आ जाएंगी तो फिर मैं नहीं लिख पाऊंगी, लेकिन फिलहाल शब्दार्थ जानना जरूरी है। चलिए लिखिए। सबसे पहला शब्द है, बोलो। नहीं नहीं, एक ही कॉपी बनेगी, CW। अभी फिलहाल एक ही बनेगी, और जब स्कूल में आप लोग आने लगेंगे उस समय एक और बनाना होगा आप लोगों को, ताकि जो भी मैं होमवर्क दूंगी उसको आप लोग करके लेकर आएंगे। अभी फिलहाल एक ही कॉपी बनाइए, CW। ये अभी मैं क्लास जो पढ़ा रही हूँ CW ही तो हो रहा है, क्लास वर्क ही ना हो रहा है। यानी अभी मैं जो भी लिखवा रही हूँ उसको आप लोग लिखेंगे, और स्कूल भी जब आप लोग आएंगे तो जो मैं होमवर्क दूंगी उसको आप लोग होमवर्क कॉपी में बना कर लाएंगे। फिलहाल 2 बना लीजिएगा, कॉपी खरीद लीजिएगा 2, एक वर्ग कार्य कॉपी, एक गृह कार्य कॉपी, ठीक है। दोनों पर ब्राउन कवर हो जाना चाहिए विथ स्टिकर। और जैसे मैंने क्लास 9th में आप लोगों को बताया था कि ऊपर मार्कर से लिख लोगे हिंदी वर्ग कार्य कॉपी, हिंदी गृह कार्य कॉपी। इतनी बात समझ में आ गई सबको? हाँ, चलिए अब शब्दार्थ लिखिए। शब्दार्थ, तालीम, और उच्चारण पर ध्यान दें आप लोग कि किस तरह से मैं उच्चरित कर रही हूँ शब्दों को। तालीम, लीम बोल रही हूँ, इसका मतलब हर्षिकार होगा कि दीर्घिकार? दीर्घिकार, क्योंकि दीर्घिकार में ही हर्षिकार से दुगुना समय लगता है, ठीक है। तो तालीम लिखे। इसका क्या अर्थ होगा? शिक्षा। हाँ, तालाब श ह्रस्वीकार, अक्ष आकार, शिक्षा, तालीम, शिक्षा। उसके बाद कितना लिखे सब लोग? फिर दूसरा शब्द लिखिए पुख्ता, प हर्षुकार पु, आधा ख त आकार, पुख्ता। पुख्ता, इसका अर्थ लिखें मजबूत, म ज नुक्ता, ब में बड़ा को मात्रा, बूता, मजबूत। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? मजबूत। लिखे बच्चे सभी आप लोग? हाँ, नेक्स्ट तीसरा शब्द तंबीह, त आधा म, ब दीर्घिकार, ह। और उच्चारण करना भी आप लोग सीखिए। मैं जैसे उच्चारित कर रही हूँ वैसे ही आप लोग इसको सीखिए। त म ब संयुक्त कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? म ब संयुक्त। म ब संयुक्त का मतलब आधा म, ब दीर्घिकार,
ह, तंबी। तंबी का अर्थ होगा डांट डपट। डा के ऊपर चंद्र बिंदु, ट, योजक चिन्ह, ड प ट, डांट डपट। ठीक है, तंबी का अर्थ होगा डांट डपट। उसके बाद लिखिए सामंजस्य। नेक्स्ट शब्द लिखिए सामंजस्य। दंत स आकार, म अनुस्वार, ज आधा दंत स य, सामंजस्य। दंत स आकार, म अनुस्वार, ज आधा दंत स य, सामंजस्य। सामंजस्य का अर्थ कोई बताएगा बच्चा, क्या होगा? ताल, यस, तालमेल। हाँ, हम लोग कहते हैं ना कि आपस में तुम लोग सामंजस्य बिठाओ, यानी तालमेल। उसके बाद नेक्स्ट मसलन, म दंत स ल न, मसलन। मसलन का अर्थ होगा उदाहरणतः। उदाहरण लिखो, उसके बाद उसमें त लिखो और अंत में विसर्ग का चिन्ह दे दो, उदाहरणतः। उदाहरण लिखकर त विसर्ग, मसलन। लिखे उदाहरणतः। नेक्स्ट वर्ड है इबारत। छोटी ई, ब आकार बा, र त, इबारत। छोटी ई, ब आकार बा, र त, इबारत। इबारत यानी लेख, लय का लेख, लेख। उसके बाद नेक्स्ट चेष्टा। चय का चे, आधा मूर्धन्य श, ट आकार, चेष्टा। चेष्टा यानी कोशिश। चेष्टा का अर्थ होगा कोशिश। हाँ, प्रयत्न भी हो सकता है, कोशिश भी लिख लो, प्रयत्न भी लिख लो। हो गया। उसके बाद जमात। ज म आकार मा, त, जमात। ये सारे बच्चों उर्दू के वर्ड हैं। जमात, जमात का अर्थ होता है कक्षा। जमात का अर्थ होता है कक्षा। उसके बाद लिखिए हर्फ। ह के ऊपर रेफ और फ में नुक्ता, हर्फ। हर्फ यानी अक्षर। हाँ, अक्षर। उसके बाद लिखिए मेहनत। मेहनत का यहाँ पे लिखा हुआ है मेहनत, म हर्षिकार मी ह न त, मेहनत। ब्रैकेट में आप लोग लिख लेंगे मेहनत। इसका अर्थ होगा परिश्रम। मेहनत यानी मेहनत, परिश्रम। नेक्स्ट है लताड़। ल तो का ताड़, लताड़। लताड़, डांट डपट। बीच में योजक चिन्ह देंगे, डांट डपट। लताड़ यानी डांट डपट। लताड़ का अर्थ होगा डांट डपट। हो गया बच्चों? लिख लिए सब लोग? हाँ, उसके बाद लिखो सुक्ति बाण। सुक्ति बाण। दंत स बड़ाऊ की मात्रा सु, आधा क में छोटी की मात्रा त, सुक्ति। योजक चिन्ह देकर लिखो बाण, बकर बा और मूर्धन्य न, सुक्ति बाण। सुक्ति बाण का अर्थ होगा तीखी बातें। तीखी, ता दीर्घिकार ख दीर्घिकार, तीखी, बकर बा तय का ते अनुस्वार, तीखी बातें। हो गया बच्चों? तीखी बातें। उसके बाद लिखो स्कीम। स्कीम, आधा दंत स, क में बड़ी की मात्रा की, म, स्कीम। स्कीम, इसका अर्थ होगा योजना। स्कीम, योजना। स्कीम, योजना। उसके बाद
अमल करना, अमल करना, अमल करना, इसका अर्थ होगा पालन करना। अमल करना मतलब पालन करना। अमल करना, पालन करना। नेक्स्ट, अवहेलना, अवह हेलना, अवहेलना यानी तिरस्कार, अवहेलना तिरस्कार। नेक्स्ट, नसीहत, न दंत स दीर्घिकार सीहत, नसीहत, नसीहत यानी सलाह, नसीहत सलाह। फजीहत, फ के नीचे नुक्ता, ज दीर्घ का जी हत, फजीहत, फजीहत यानी अपमान। सभी बच्चे लिख रहे हो? हाँ हाँ हाँ, जहाँ छूट जाए वहाँ पूछना। फजीहत यानी अपमान। उसके बाद लिखो तिरस्कार, त हर्षिका ती, र आधा दंत स, क आकार का, र तिरस्कार यानी उपेक्षा, छोटा उ, पयकार पे, अक्ष आकार, उपेक्षा, तिरस्कार यानी उपेक्षा। नेक्स्ट है सालाना इम्तिहान, सालाना, दंत स आकार, ल आकार, न आकार, सालाना। इम्तिहान, छोटी ई, आधा म हर्षिकार, त ह आकार, न, सालाना इम्तिहान। एक ही पंक्ति में होगा लेकिन दोनों शब्द अलग अलग होंगे। सालाना इम्तिहान, इसका अर्थ होगा वार्षिक परीक्षा। सालाना इम्तिहान का अर्थ होगा वार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा। परीक्षा में र दीर्घिकार होगा। उसके बाद लिखिए लज्जास्पद, ल ज संयुक्त यानी ल के बाद आधा ज, फिर पूरा ज आकार, दंत स, आधा दंत स, पद, लज्जास्पद। इसका अर्थ होगा शर्मनाक। तालाब श, म रेफ, न आकार, क, लज्जास्पद का अर्थ होगा शर्मनाक। लज्जास्पद यानी शर्मनाक। उसके बाद शरीक, तालाब श, र दीर्घ का री, क, शरीक, शरीक का अर्थ होगा शामिल, शरीक का अर्थ होगा शामिल। तालाब श आकार, म हर्षिकार मी, ल, शरीक यानी शामिल। लिखिए बच्चों, शरीक यानी शामिल। उसके बाद नेक्स्ट आतंक, आ त अनुस्वार क, आतंक, आतंक का अर्थ होगा भय, भय, भय। आतंक का अर्थ होगा भय। उसके बाद अव्वल, अव्वल, अ व संयुक्त, व संयुक्त का मतलब क्या होगा? आधा व फिर पूरा व, ल, अव्वल। अव्वल यानी प्रथम, अव्वल यानी प्रथम। ठीक है। अच्छा बच्चों, तुम लोग को मैं एक बात बता दूं, थर्सडे को हम लोग का हिंदी क्लास नहीं होगा। रूटीन, ये जो टाइम टेबल देखे हो तुम लोग, हाँ उसमें थर्सडे को, हाँ उसमें थर्स उस दिन आईपी रहेगा तुम लोग का, ठीक है।
उस दिन हिंदी का क्लास नहीं रहेगा तो तुम लोग तुरंत पूछने लगते हो कि हिंदी क्लास नहीं हो रहा है, मैडम शेड्यूल नहीं की है, ये दिमाग में रखोगे। उस दिन 9th और 10th दोनों का क्लास सस्पेंड रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आज शेड्यूल करूँगी सिर्फ कल के लिए, लेकिन थर्सडे के लिए कल शेड्यूल नहीं करूँगी, तो उसके लिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। चलिए अव्वल का प्रथम लिख लिए। नेक्स्ट लिखिए आधिपत्य। आ और आकार, आ ध हर्षिकार, आधिपत्य। प त य संयुक्त, त य संयुक्त मतलब आधा त य, आधिपत्य। आधिपत्य का दो अर्थ है। पहला अर्थ है प्रभुत्व, प्रभ हर्षुकर भू आधा त व प्रभुत्व, स्लैश देकर लिखो साम्राज्य। प्रभुत्व और या साम्राज्य। सा म आकार माँ, उसमें रेफ, ये रेफ नहीं, आधा लकीर जो तिरछी लकीर होता है र, और आधा ज य, साम्राज्य। प्रभुत्व स्लैश साम्राज्य। उसके बाद स्वाधीन, आधा दंत स व आकार ध दीर्घिकार न, स्वाधीन। स्वाधीन यानी स्वतंत्र, स्वाधीन यानी स्वतंत्र। उसके बाद लिखो महीप, म ह दीर्घिकार ही प, महीप। महीप यानी राजा, महीप राजा। उसके बाद कुकर्म, क हर्षुकार कु, क म परेफ, कुकर्म। कुकर्म यानी बुरा काम, कुकर्म यानी बुरा काम। उसके बाद नेक्स्ट अभिमान, अ भ हर्षिकार भी म आकार मान, अभिमान। अभिमान का अर्थ क्या होगा बच्चों, बताओ। घमंड, यस। घ म अनुस्वार ड, घमंड। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मुमतहीन, म हर्षुकार मु, म त ह हर्षिकार न, मुमतहीन। मुमतहीन का अर्थ होगा परीक्षक। प र दीर्घिकार अक्ष ग, परीक्षक। मुमतहीन यानी परीक्षक। नेक्स्ट प्रयोजन, प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ होगा उद्देश्य। सभी बच्चे जिनके पास किताबें हैं वे लोग चैप्टर को कम से कम 2 से 3 टाइम्स रीड करेंगे, और जितनी कठिन वर्तनी है उसको अंडरलाइन करेंगे। मैं पहले बता रही हूँ क्योंकि जब अब आप लोगों को लग रहा है कि स्पेलिंग एकदम सुधार करके लिखना है एग्जाम में, एक भी शब्द गलत नहीं लिखना है, तो इसके लिए बच्चों थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चैप्टर को सबसे पहले तो रीड करने की जरूरत है, पढ़ने की आवश्यकता है। उसके बाद जितनी भी कठिन वर्तनी रहेगी उसको पेंसिल से अंडरलाइन करके उसको अच्छे से याद करना होगा, तभी जाकर आपकी हिंदी सुधरेगी और वर्तनी दोष कम से कम होगा, ठीक है। राइटिंग भी सुधार करनी है, बहुत बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो धीरे धीरे आप लिखेंगे घर में तो फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आप स्कूल में भी आकर जल्दी जल्दी लिखने लगेंगे। और आपकी जल्दी लिखिए या धीरे लिखिए, कम से कम राइटिंग आपकी साफ सुथरी अच्छी लगेगी, ठीक है। चलिए तो क्या लिखा आपने, मुमतहीन यानी परीक्षक, प्रयोजन, प्रयोजन उद्देश्य, प्रयोजन यानी उद्देश्य। उसके बाद लिखिए खुराफात, ख हर्षुकार खू, र आकार रा, फ आकार फा त, और फा के नीचे नुक्ता होगा, खुराफात, खुराफात यानी व्यर्थ की बातें। खुराफात यानी व्यर्थ की बातें, बात का ते अनुस्वार, खुराफात व्यर्थ की बातें। उसके बाद नेक्स्ट हिमाकत,
ह हर्षिकार ही, म कर माँ, क त हिमाकत। हिमाकत का अर्थ होगा बेवकूफी। ब का बे व, क में बड़ा उपमात्रा कू, फ में बड़ी उपमात्रा फी, अनुस्वार। हिमाकत यानी बेवकूफी। नेक्स्ट है किफायत। क हर्षिकार की, फ आकार फा, नुक्ता य त किफायत यानी बचत। किफायत यानी बचत। उसके बाद लिखिए दुरुपयोग। द हर्षुकार दू, रू, प, य में ओ की मात्रा ग, दुरुपयोग। इसका अर्थ होगा अनुचित उपयोग। दुरुपयोग मतलब अनुचित उपयोग। उसके बाद लिखिए दुरुपयोग हो गया, अनुचित उपयोग। निस्वाद। न हर्षिकार नी, विसर्ग, आधा दंत स व आकार द, निस्वाद। निस्वाद का अर्थ होगा बिना स्वाद के या बिना स्वाद का। निस्वाद यानी बिना स्वाद का। नेक्स्ट ताजुब। तो का ता, ज, आधा ज, फिर ज में पूरा छोटा होकर मतलब जुब, ताजुब। ताजुब मतलब आश्चर्य। ताजुब इसका अर्थ होगा आश्चर्य। नेक्स्ट है टास्क। ट का टा, आधा दंत स क, टास्क। टास्क मतलब कार्य। का य परेफ, टास्क मतलब कार्य। नेक्स्ट वर्ड है प्राणांतक। प्रा मूर्धन्य न आकार, अनुस्वार त क, प्राणांतक। प्राणांतक। प्राणांतक यानी प्राण लेने वाला। प्राण लेने वाला। स्लैश देकर लिखिए या प्राणों का अंत करने वाला। प्राण लेने वाला या प्राणों का अंत करने वाला। लिखिए। उसके बाद लिखो कांतिहीन। क कर का, अनुस्वार, त हर्षिकार, ह दीर्घिकार, न, कांतिहीन। कांतिहीन का अर्थ होगा चेहरे पर नमक न होना। चेहरे पर नमक न होना, सॉरी, चेहरे पर चमक न होना, नमक नहीं चमक। कांतिहीन, चेहरे पर चमक न होना। नेक्स्ट स्वच्छंदता। आधा दंत स व, आधा च, छ, छ अनुस्वार, द त आकार। स्वच्छंदता। स्वच्छंदता यानी आजादी। आ जा के नीचे नुक्ता, द में दीर्घिकार, आजादी। स्वच्छंदता यानी आजादी। नेक्स्ट उसके बाद लिखिए सहिष्णुता। दंत स, ह में छोटी की मात्रा स ही, आधा मूर्धन्य श, मूर्धन्य न हर्षुकार, त आकार। सहिष्णुता। सहिष्णुता का अर्थ होगा सहनशीलता। 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 उसके बाद कनकौवा। कनकौवा। सहिष्णुता, सहनशीलता, कनकौवा, पतंग।
कनकौवा यानी पतंग, प त अनुस्वार ग पतंग। नेक्स्ट अदब, अदब यानी इज्जत। अदब यानी इज्जत। ज़हीन, ज के नीचे नुक्ता, ज ह दीर्घिकार ही न, ज़हीन। ज़हीन यानी प्रतिभावान, ज़हीन यानी प्रतिभावान। प्र त हर्षिका पी भकर भावान, प्रतिभावान। प्रतिभावान जिसमें प्रतिभा हो, बहुत सारा टैलेंट, टैलेंट यानी प्रतिभा, टैलेंटेड जिसको कहते हैं, इसका इंग्लिश वर्ड होता है टैलेंटेड। ज़हीन उर्दू शब्द है, इसका हिंदी अर्थ होगा प्रतिभावान, यानी बहुत सारी प्रतिभा, बहुत सारी खूबियाँ, बहुत सारी अच्छाइयाँ, बहुत सारी विशेषताएं, उसको कहते हैं प्रतिभा। ज़हीन यानी प्रतिभावान। नेक्स्ट तजुर्बा, त ज में छोटा मात्रा, जू र ब कर बा, तजुर्बा यानी अनुभव, जिसको कहते हैं एक्सपीरियंस, अनुभव। उसके बाद लिखिए बदहवास, ब द ह वा करवास, बदहवास। बदहवास का अर्थ होगा बेहाल, बदहवास यानी बेहाल। नेक्स्ट मुहताज, म हर्षुकार मुंह ह तो का ताज, मुहताज, ब्रैकेट में लिख लो मुहताज, सही इसका उच्चारण होता है मोहताज, मोहताज ब्रैकेट में लिखो, इसका अर्थ होगा दूसरे पर आश्रित, दूसरे पर आश्रित। बदहवास के बाद मुहताज, म हर्षुकार मुंह ह तो का ताज, मुहताज, ब्रैकेट में लिख लो मुहताज, मुहताज, इसका अर्थ होता है दूसरे पर आश्रित, दूसरे पर आश्रित। अब मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि इस पाठ में मुहावरे, बहुत सारे मुहावरे हैं, बहुत सारे मुहावरे। इस चैप्टर को कम से कम आप लोग 2 से 3 बार जरूर पढ़ेंगे, और पढ़ने के समय हाथ में पेंसिल लेकर बैठिएगा, क्योंकि स्कूल खुलने पर सबसे पहले मैं इस पाठ की रीडिंग कराऊंगी। 9th तो पूरा 1 साल आप लोग का चल गया ऑनलाइन, लेकिन 10th में ये अभी ऑनलाइन देखिए मुश्किल से 1 सप्ताह चलेगा, उसके बाद ऑफलाइन हो जाएगी जब पढ़ाई। तो क्लास में पढ़ने को भी मैं दूंगी, कठिन वर्तनी ब्लैक बोर्ड पर लिखाऊंगी। अभी जितना कठिन वर्तनी मैंने आप लोगों को शब्दार्थ लिखाया, ये सब याद होने चाहिए, शब्द और अर्थ दोनों। ये ब्लैक बोर्ड पे मैं करवाऊंगी, सबसे लिखवाऊंगी, शब्दार्थ लिखवाऊंगी, कठिन वर्तनी लिखवाऊंगी, और क्लास में पढ़ने का आप कैसे पढ़ रहे हैं सभी बच्चे, इस पर ध्यान दूंगी, और ये सब 10 मार्क्स का रहेगा, यानी आपके क्लास का परफॉर्मेंस जो है वो 10 मार्क्स का है, और 10 मार्क्स आपकी कॉपी पर। कॉपी सबकी अपडेट होनी चाहिए, जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से होनी चाहिए, ताकि कॉपी पे फुल मार्क्स आपको मिल सके। तो ये चैप्टर मैं आप लोगों को शुरू कर दे रही हूँ पढ़ना, आप लोग ध्यान से सुनिए। बड़े भाई साहब, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आशय स्पष्ट करने के लिए अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। बुनियाद का तात्पर्य होता है नींव, जो
मकान की नींव को बहुत मजबूत किया जाता है, तभी जाकर मकान आपका 2 मंजिला, 10 मंजिला, 15 मंजिला खड़ा होगा। लेकिन अगर नींव ही आपकी कमजोर होगी तो मकान भी अच्छा नहीं बनेगा, पायदार नहीं बनेगा। ठीक शिक्षा के मामले में यही स्थिति है। यदि बेसिक आपको पता है, बेसिक का मतलब यदि आप छोटी कक्षाओं में छोटी छोटी जो मूल बातें हैं अगर वो सभी बच्चों को पता होंगी तो बड़ी बातें भी जो है होंगी वो आसानी से पता चल जाएंगी। तो इसके लिए सिलसिलेवार तरीके से पढ़ाई की ज़रूरत होती है। सबसे पहले बेसिक की ज़रूरत होती है, यानी बुनियादी जो चीज़ें हैं वो सबको आनी चाहिए। तो लेखक क्या कर रहे हैं कि बुनियाद ही पुख्ता ना हो, यानी बुनियाद मजबूत ना हो तो मकान कैसे पायदार बने, मकान कैसे मजबूत बनेगा। अब लेखक आगे कहानी शुरू करते हैं। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। अब लेखक क्या कर रहे हैं कि मैं छोटा था, वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा, तंबीह मैंने क्या अर्थ मैंने लिखवाया है, तंबीह का क्या अर्थ है बताइए? डांट टपट। तंबीह का अर्थ है डांट टपट। लेखक कह रहे हैं कि उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि उन्हें डांट टपटने का, मुझे डांटने का, मेरी निगरानी करने का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इस बात में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं, यानी जो बड़े भाई साहब कहे उसको मैं मानूं।